गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? नूमी जी, जुलाई अगस्त सितंबर जो भी करंट अफेयर्स हो चुका है वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। हर एक मंथ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट वहां बना रखा है। ठीक है, हर एक मंथ का आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। हर एक मंथ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको वहां से कवर अप कीजिए। ठीक है, ओके सर। तो आगे बढ़े उससे पहले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। अराउंड 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लास से कंप्लीट कर लिए थे। 60% कह लो। इस बार खैर 120 प्लस क्वेश्चंस आई थिंक बन जाएंगे सितंबर में। तो करीब करीब 50% सितंबर का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार पिछले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं एक बार आगे बढ़ने से पहले। जैसे ये समुद्रयान वाला सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, समुद्रयान प्रोजेक्ट अभी ये चल रहा है, न्यूज में है। तो इसमें एक सबमर्सिबल व्हीकल भेजा जाएगा ओशियन में, उसका नाम पूछ रहा है। मत्स्य 6000, इंदिरा 6000, सुमेधा या वसु 6000। ये क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसको खासा ध्यान रखिए। हाँ जी सर, आप लोगों के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आंसर था मत्स्य 6000। ठीक है, मत्स्य 6000 ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 157, विच इंडियन क्रिकेटर रीच्ड द 150 ओडीआई विकेट्स मार्क। वे 150 ओडीआई विकेट्स मार्क इन जस्ट 88 ओडीआई किसने बनाया सर? ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली ही क्लास में डिस्कस कर लिया था। बताइए जरा सर इसका जल्दी से करेक्ट आंसर। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज कुलदीप यादव। ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गए थे, है ना, लास्ट क्लास में। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 60, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट वाज अर्मेनिया। लास्ट क्लास में मैंने अर्मेनिया का मैप नहीं लगाया था, इस बार मैंने इसमें मैप भी ऐड कर दिया है, तो आप मैप में भी देख सकते हो अर्मेनिया की लोकेशन। तो बहुत ही क्रूशियल लोकेशन है। इधर इसकी बॉर्डर कंट्री है अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान से इसका बॉर्डर है। अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान। तो अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एरिया पड़ता है नगोर्नो काराबाख, जहां पर डिस्प्यूट रहता है। तो आपसे अगर अर्मेनिया से सवाल पूछ सकता है तो या तो अर्मेनिया की कैपिटल पूछ सकता है, या सिंपल सवाल पूछ सकता है कि बताइए नगोर्नो काराबाख जो डिस्प्यूट है वो किन दो कंट्रीज के बीच है। तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच डिस्प्यूट है। करेंटली नगोर्नो काराबाख अजरबैजान का पार्ट है। ठीक है, करेंटली नगोर्नो काराबाख अजरबैजान का पार्ट है। और बट अर्मेनिया चाहता है ये अर्मेनिया का हिस्सा बने। रीजन बिंग नगोर्नो काराबाख में क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहती है, अर्मेनियन एथनिसिटी की पॉपुलेशन रहती है, और अजरबैजान में मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो इसलिए अर्मेनिया को लगता है कि भाई ये हिस्सा हमारा बनना चाहिए। बट अजरबैजान कहता है ऐसे कैसे, जो भी हो हमारा हिस्सा। तो इस चीज को लेकर इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता है।
और यही अर्मेनिया का बॉर्डर लगता है जॉर्जिया से, ठीक है। और इधर अजरबैजान का बॉर्डर लगता है, ये अर्मेनिया अजरबैजान का, इधर टर्की से, ठीक है। तो ये दो कंट्रीज आप देख सकते हो, इधर साइड ब्लैक सी है, इधर साइड कैस्पियन सी है। इन दोनों के बीच में ये जो पूरा लैंड मास है, इसमें आपको अर्मेनिया अजरबैजान देखने को मिलते हैं। तो अजरबैजान तो कैस्पियन सी से भी बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। और जो आपका अर्मेनिया है, अर्मेनिया तो नहीं, हाँ ये जॉर्जिया आपका ब्लैक सी से बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोकेशन को ध्यान रखिएगा। चलिए सर, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, इसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which airline has partnered with All India Football Federation? ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ किस एयरलाइन ने पार्टनरशिप करी है, ठीक है, टू बिकम अ ग्लोबल पार्टनर एंड द ऑफिशियल एयरलाइन ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम। और वो ऑफिशियल एयरलाइन बन गई है पूरी अपनी जो इंडिया की फुटबॉल टीम है उसकी। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ किस एयरलाइन ने पार्टनरशिप करी है? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा, इंडिगो। अभी एक इसी एयरलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूज में था कि एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज होने जा रहे हैं, उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया। तो उस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है, एयर इंडिया किसके साथ मर्ज होने जा रहा है, ये यूडीसी में सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो एयरलाइन पे भी बन जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। खैर, इसका करेक्ट आंसर इज इंडिगो। इंडिगो इज गोइंग टू बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। हर जगह विस्तारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया, ये सब ध्यान रखना किसकी एयरलाइन है, टाटा की एयरलाइन है। इंडिगो अलग है। तो इंडिगो ने फुटबॉल फेडरेशन के साथ आपका क्या साइन किया है, एक पार्टनरशिप साइन की है, डू रिमेंबर दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। हाउ मेनी न्यू सैनिक स्कूल्स हैव बीन अप्रूव्ड to be set up by Defense Minister Rajnath Singh under the partnership mode? How many new Sainik schools have been approved to be set up by Defense Minister Rajnath Singh under the partnership mode? 10, 15, 20, 23. आप लोगों ने सुना होगा एक बोर्डिंग स्कूल की कैटेगरी में सैनिक स्कूल बनाए गए हैं, ये भारत सरकार बनाती है। तो अभी नए सैनिक स्कूल और बनने जा रहे हैं, उसको अप्रूवल दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। एक बहुत सीधा साधा क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है आपका कि सैनिक स्कूल किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, ठीक है। अंडर द पार्टनरशिप मोड 10, 15, 20, 23। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज 23। कितने आते हैं सर? 23 आते हैं। देखो, सैनिक स्कूल का कंसेप्ट कहां से डेवलप हुआ? सैनिक स्कूल ऐसा नहीं था कि आजादी से पहले या आजादी के बाद से हमारे पास थे। ये 1957 से 1962 के बीच में ये आप सॉरी 1957 से 62 के बीच जो आपका डिफेंस मिनिस्टर थे वी.के. कृष्ण मेनन, ठीक है, उन्हीं के टाइम पे आपका चाइना वॉर हुआ था। चाइना से हमारी हार हुई थी। फिर ऊपर से जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने बहुत प्रेशर दिया था कि एटलीस्ट डिफेंस मिनिस्टर को तो हार की वजह से इस्तीफा देना चाहिए। तो फिर 1962 में अक्टूबर में वी.के. कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दिया था, ठीक है। तो वी.के. कृष्ण मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे जब, तो उन्होंने 1961 में ये आइडिया दिया था कि एक स्कूल होना चाहिए जो डायरेक्ट बच्चों को ट्रेन करे, किसके लिए? मिलिट्री में जाने के लिए, फौज में जाने के लिए एक ऐसा स्कूल हो जो डायरेक्ट बच्चों को ट्रेन करे, ताकि जब वो एनडीए में पहुंचे, मिलिट्री की ट्रेनिंग ले, तो उनको ज्यादा दिक्कत ना, वो ऑलरेडी से प्री ट्रेन्ड आए, ताकि एनडीए में जब वो पहुंचे तो और ज्यादा वो निखर जाए, है ना। एक होते हैं कि चलो पहले से तो नॉर्मल स्कूलिंग की, एनडीए में जाके उनको इम्प्रूव ग्रूम किया जा रहा है, लेकिन अगर सोचो ऑलरेडी ग्रूम्ड अगर कर दिया गया उन्हें बचपन से ही, तो एनडीए में जाके तो वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसी कंसेप्ट पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने सैनिक स्कूल्स बनाए। तो एक सोसाइटी बनाई, सैनिक स्कूल सोसाइटी, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। वो ये बच्चों को प्रिपेयर करती है, दे प्रिपेयर मेंटली एंड फिजिकली फॉर एंट्री इनटू द एनडीए एंड इंडियन नेवल एकेडमी, उसके लिए लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है।
तो ये आपका एज ए जॉइंट वेंचर रन करते हैं विद द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ये लोग ये स्कूल्स आपका वर्क करते हैं, ठीक है। ये आपका बोर्डिंग स्कूल्स है, तो वहां पर रहने की भी व्यवस्था मिल जाती है सैनिक स्कूल में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसका था? वी.के. कृष्ण मेनन का था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। चलिए सर, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 62। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। What is India's rank in the 2023 Global Crypto Adoption Index by Chainalysis, which assesses grassroots crypto adoption among 154 nations? ज्यादा लेट नहीं है, अभी दो क्वेश्चन हुए हैं बस। अब 154 नेशंस में ये एक इंस्टीट्यूट है चैनलिसिस, उसने क्या किया है, उसने चेक किया है किस कंट्री ने कितना बेटर तरीके से, कितना ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने रैंक निकाली है, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है सर? क्रिप्टो अडॉप्शन में हमारी रैंक कितनी है? हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए। ओके, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट रैंक, ठीक है। फर्स्ट रैंक है सर हमारी। सी, मतलब ये क्या है, सी तुक्का कहाँ से लग गया, मतलब सब लाइन से सी बोल रहे हैं। नहीं सर, सी नहीं है। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट रैंक, ठीक है। मतलब क्रिप्टो करेंसी को हमने बहुत जबरदस्त तरीके से अडॉप्ट किया है। फर्स्ट पे इंडिया है, सेकंड पे नाइजीरिया है, थर्ड पे वियतनाम है, फोर्थ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, फिफ्थ पे यूक्रेन है, ठीक है। तो अडॉप्शन के मामले में अपन सर टॉप पे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम टॉप पे ना हो सकते हैं, तो क्रिप्टो अडॉप्शन के मामले में अपन टॉप पे हैं, ध्यान रखना। इंडिया फर्स्ट, नाइजीरिया सेकंड, वियतनाम थर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स फोर्थ, यूक्रेन फिफ्थ, ठीक है सर। चलिए, इसको ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ऑन विच डे इज वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एनुअली? वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? देखो, डेज एंड डेट्स पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत मतलब ऐसा नहीं भर भर के उसी पे बन रहे हैं, हाँ, लेकिन कंसिस्टेंटली फ्रीक्वेंटली डेज एंड डेट्स पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कि कभी आपसे पूछ लेगा टाइगर वीक, इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाते हैं ना, तो कभी पूछ लेगा इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाते हैं, तो डेज एंड डेट्स पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। On which day is World Lymphoma Awareness Day observed annually? Well, correct answer is 15 September. ठीक है, वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? 15 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। लिम्फोमा है क्या सर? ये एक बीमारी है, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। लिम्फोमा वर्ड आया लिम्फेटिक सिस्टम से, यानी जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जो कैंसर डेवलप होता है उसे कहते हैं लिम्फोमा, ठीक है। लिम्फोमा क्या है? ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इसमें आपका लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, स्प्लीन होता है, टॉन्सिल्स होता है। ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? बॉडी में जगह जगह सेल्स के कुछ क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी नेक के पास, ईयर के पीछे कुछ सेल के क्लस्टर्स होते हैं, उनको लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिल्स क्या होता है? टॉन्सिल्स हमें लगता है बीमारी है, सर टॉन्सिल्स बीमारी नहीं है, टॉन्सिल्स हमारी बॉडी का पार्ट है। आप अपना जब थ्रॉट देखोगे तो थ्रॉट में दो फ्लैशी हिस्से होते हैं, थ्रॉट में अगर आप देखोगे तो इधर और इधर दो फ्लैशी मसल्स होते हैं ना,
उनको टॉन्सिल्स कहते हैं। ये बॉडी का हमारे पार्ट है। जो बीमारी जनरेट होती है टॉन्सिल में जो इन्फेक्शन होता है उसे टॉन्सिलाइटिस कह देते हैं। बट आम भाषा में उस बीमारी का नाम ही टॉन्सिल पड़ गया, ठीक है। अदरवाइज बीमारी का नाम क्या है? टॉन्सिलाइटिस। ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। और टॉन्सिल्स तो हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, थ्रोट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो टॉन्सिल्स हो गए, बोन मैरो हो गए, ये सारा जो कंप्लीट सिस्टम है ये मिलके क्या बनता है? लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में अगर आपको कैंसर देखने को मिलता है, वहां पे कोई कैंसर ओरिजिनेट होता है, तो उस बीमारी को कहते हैं हम लिम्फोमा, ठीक है। तो इसको ये आगे चल के ब्लड कैंसर भी बन जाता है, ठीक है। दो तरह के लिम्फोमा होते हैं, एक हॉटकिन लिम्फोमा, एक नॉन हॉटकिन लिम्फोमा। हॉटकिन लिम्फोमा जिसमें एक रीड स्टर्नबर्ग टाइप सेल्स, ये एक टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। अगर ये पाया जा रहा है तो उसको कहेंगे हॉटकिन लिम्फोमा, और नहीं पाया जा रहा तो उसको कहते हैं नॉन हॉटकिन लिम्फोमा, ठीक है। बाकी ये देखो, ये याद नहीं रखना, ये बस आपकी एक बार जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज ध्यान इतना ही रखना है कि लिम्फोमा क्या इज अ टाइप ऑफ कैंसर। और लिम्फोमा अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका September 15, ठीक है। तो ये दो बातें मेनली आपको ध्यान रखनी है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए। क्लियर हो रहा है तो गिव मी थम्स अप। वालेकुम सलाम मीजिंग जी, क्या हाल है? मीजिंग जी आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65। हाउ मेनी एशिया कप टाइटल्स डिड इंडिया सिक्योर विद देयर विक्ट्री इन देयर फाइनल मैच अगेंस्ट श्रीलंका? ठीक है, अभी एशियन गेम्स हुए थे, एशिया कप हुआ था एक्चुअल में, ठीक है। तो अभी फाइनल मैच में इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया, इंडिया डिफीटेड श्रीलंका, ठीक है। तो अभी तक जब से ये एशियन कप चल रहा है, इंडिया कितनी बार जीत चुका है, ये सवाल है। ये हमारा कौन सा टाइटल था, ये हमने कौन सा वाला एशियन कप जीता है? तो इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया। तो अभी तक अगर आपसे पूछा जाए एशिया कप में इंडिया ने कितने टाइटल्स जीत लिए हैं, बताइए जरा। हाँ जी सर। हाँ जी, बताइए जरा। ओके, बताइए जरा। हाउ मेनी एशिया कप टाइटल्स? एशिया कप में इंडिया ने कितने टाइटल्स? ओके, करेक्ट आंसर इज 8, ठीक है, 8। एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ जी, तो टाइटल्स कितने हो गए ये? टाइटल सर देखो, हाँ सबसे पहला टाइटल 1984 में आप देख लो, ठीक है। और उसके बाद 1988, 1991, 1995, ठीक है। एंड देन फिर अगला टाइटल आप देख लो 2010, 2016, 2018 और ये 2023। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, तो ये हमारा एट्थ टाइटल था, ठीक है। एशिया कप में ये हमारा एट्थ टाइटल था जो हमने अभी उठाया है, ठीक है सर। ध्यान रखिएगा। देखो क्रिकेट के क्वेश्चंस मैंने इसीलिए बढ़ा दिए क्योंकि आपका एग्जाम में क्रिकेट के क्वेश्चंस बन रहे हैं।
दो लगातार पिछले एग्जाम्स में आप देखोगे एक या दो दो क्वेश्चन, वन या टू क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली पिछले दो एग्जाम्स में आ रहे हैं क्रिकेट से रिलेटेड, है ना। तो इसीलिए अपन ने इस बार क्रिकेट के क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, क्रिकेट के क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 66। मेंबर ऑफ नीति आयोग प्रोफेसर रमेश चंद ऑफिशियली लॉन्च्ड द यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पोर्टल? ठीक है, नीति आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है यूपी एग, मतलब यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता, पूछ देता भाई इसकी फुल फॉर्म बताओ, आधे यूपी को उत्तर प्रदेश कर देते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये यूनिफाइड पोर्टल है, एग्रीकल्चर का सारा डेटा यहाँ पर मिलेगा। तो मेन पर्पस क्या है सर इस पोर्टल का? Alright, correct answer is to address governance challenges in India's agriculture sector। ठीक है, तो मेन पर्पस सर क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सरकार के चैलेंजेस, मतलब गवर्नेंस इंप्रूव करना। जाहिर सी बात है इस पोर्टल के जरिए गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा डेटा देना चाह रही है। तो अब आपके पास सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा होगा कि किस साल कौन सी फसल ज्यादा अच्छी होगी, या किस फसल ने कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दिया, किस फसल की कितनी डिमांड चल रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं आपको कौन सी क्रॉप उगानी है। तो ये भी किसानों को हेल्प करेगी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। प्लस साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी इस डेटा से क्लियरिटी मिलेगी, गवर्नमेंट को ये क्लियरिटी मिल रही है, गवर्नमेंट को क्लैरिटी ये मिलेगी कि सर किस फसल पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, किस फसल की डिमांड ज्यादा है, किस फसल का लॉस ज्यादा है। तो इस पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंगली भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी डिराइव कर सकती है। देखो पॉलिसी के लिए सबसे जरूरी होता है डेटा, जितना बेटर डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर पाएगी उतनी बेटर वो पॉलिसी बना पाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर सारा डेटा एक जगह गवर्नमेंट कलेक्ट कर पा रही है तो उसी के अकॉर्डिंग वो गवर्नेंस को भी इम्प्रूव कर पाएगी। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या है, डी, टू एड्रेस गवर्नमेंट चैलेंज इन इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। Which railway station was renamed to martyr Captain तुषार महाजन रेलवे स्टेशन by the Northern Railway? ठीक है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे एक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, मतलब एक ऑलरेडी रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करा जा रहा है। ठीक है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, नदर्न रेलवे ने रीनेम कर दिया है। तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको रीनेम करके ये करा जा रहा है? ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सर, उधमपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है। आप मेरे को बताइए उधमपुर रेलवे स्टेशन कौन से स्टेट में लाई करता है? तो कैप्टन तुषार महाजन कौन थे, इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, कैप्टन पोस्ट पे थे। ठीक है, पैराशूट कमांडो में थे, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस में। तो 2016 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, उसमें उनको शहादत मिली थी। ठीक है, तो पुलवामा वाले 2016 टेरर अटैक में उनको वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके लिए उनको पोस्टमसली शौर्य चक्र भी दिया गया था, जो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, पीस टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड जो आर्मी को मिलते हैं, डिफेंस को मिलते हैं, वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है वार टाइम, एक होता है पीस टाइम। तो पीस टाइम का जो हाईएस्ट है वो है शौर्य चक्र, वो उनको मिला था। तो उन्हीं के नाम पे ये उधमपुर रेलवे स्टेशन रखा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें सर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रखने का एक पर्पस ये भी था
कि एक बार मेरे को आपसे ये भी डिस्कस करना था कि हाँ, ये रेलवे स्टेशन के नाम रखे कैसे जाते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली उधमपुर रेलवे स्टेशन आपका जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। तो ये जो रेलवे स्टेशन के नाम है, ये सर रखे जाते हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे। ये एक स्टेट सब्जेक्ट में आता है, स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे नेम चेंज किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, रिकमेंडेशन भेजेगी यूनियन को, और यूनियन में किसके पास जाएगा? तो आपको शायद लगता हो रेलवे मिनिस्ट्री, नहीं सर, रेलवे मिनिस्ट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। होम मिनिस्ट्री इससे डील करती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन भेजेगी होम मिनिस्ट्री को, फिर होम मिनिस्ट्री के ऊपर है वो इसको अप्रूवल देती है या नहीं देती है। होम मिनिस्ट्री साथ ही साथ इसमें इन्वॉल्व होगी रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। लेकिन डिसीजन रेलवे मिनिस्ट्री का नहीं होगा, रेलवे मिनिस्ट्री इन द लूप रह के डिसीजन लेगी होम मिनिस्ट्री कि हाँ भाई, इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। और एक बार अप्रूव हो गया कि नाम बदलना चाहिए, तो उसके आगे की जो प्रोसेस है वो रेलवे मिनिस्ट्री करेगी, कि उस स्टेशन का नाम बदलना, ठीक है। टिकट में जो एंट्री होती है उसमें नया कोड जनरेट करना, हर एक स्टेशन का अपना अलग कोड होता है, तो एक नया कोड जनरेट करना उस स्टेशन के लिए। तो ये सारा जो प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे रेलवे मिनिस्ट्री उठाएगी, ठीक है। इंडियन रेलवेज में ओन द स्टेशन, इट डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द चेंजिंग द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन। द स्टेट गवर्नमेंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दीज मैटर्स, which then accords its approval, keeping the Ministry of Railways in the loop, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, होम मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री को इसलिए भी लूप में लेती है ताकि वो एक बार उनसे कंफर्म करते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं जो नया नाम सजेस्ट किया जा रहा है वो ऑलरेडी किसी रेलवे स्टेशन का हो किसी और स्टेट में। तो ये सब जब कंफर्मेशन मिलता है उसके बाद होम मिनिस्ट्री अप्रूवल देती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है रिगार्डिंग रेलवे मिनिस्ट्री के नेम चेंज करने का। क्लियर है सर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा ना लगे आपको कि रेलवे मिनिस्ट्री अपने मन से डिसाइड करके कर देती है, ठीक है। कई बार लोग इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कई पटिशन भेज दी जाती है रेलवे मिनिस्ट्री के पास कि भैया इस स्टेशन का नाम बदल दो, तो वो बेचारे यही बताते रहते बाबूजी हमारे हाथ में नहीं है। तो आप ऐसी पिटीशन ना भेज दो रेलवे मिनिस्टर को, इसलिए मैंने और आपको बता दिया, ठीक है। फालतू में सरकार का काम पड़ा हो गया। भेजना है तो होम मिनिस्ट्री या अपने उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट को भेजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। Who won the gold medal in the women's 10-meter air rifle event at the uh, International Shooting Sports Federation ISSF World Cup 2023 in Rio de Janeiro, ब्राजील, ठीक है। ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, तो वहां पर आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट हो रहा है। तो उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? अपूर्वी चंडेला, अंजुम मौदगिल, मेहुली घोष या एलावेनिल वलारिवन? हाँ जी सर, बताइए सर। तो इसमें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग सही जवाब देंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपका रिकॉर्ड है सर गलत जवाब ना देने का। बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी सर। देखो अटेम्प्ट तो जरूर करो आप क्वेश्चन, क्योंकि देखो अटेम्प्ट करोगे तो मतलब आप उसके बारे में सोचोगे, और थोड़ा बहुत अगर सोचोगे ना, थोड़ा उस पे जोर डालोगे क्वेश्चन पे, तभी वो एग्जाम में आप उसे याद भी रख पाओगे, है ना। ताकि अभी अगर मान लो गलत भी कर दिया तो फिर नया जब करेक्ट आंसर आप देखोगे तो वो चीज एग्जाम में क्लिक करेगी कि हाँ ऐसे मेरे से क्वेश्चन गलत हुआ था, उसका करेक्ट आंसर ये था, और अपन ये क्वेश्चन क्या कहते हैं ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो और इस पे करंट अफेयर से क्वेश्चन फंसते हैं, ये आप ऑलरेडी जो लोग पहले कर चुके हैं क्लासेस वो जानते हैं इस चीज को। तो इसलिए इस पे कमांड अच्छी बनाओ, अटेम्प्ट जरूर करो, क्वेश्चन से लगाव हो जाए ताकि, ठीक है। अटेम्प्ट करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि क्वेश्चन से आप लगाव फील कर लो, अटैचमेंट फील कर लो, ताकि ज्यादा रटना ना पड़े। चलो, तो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जो हुआ था आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में, उसको उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? एलावेनिल वलारिवन, एलावेनिल वलारिवन ने, ठीक है। वो इंडियन शूटर है, गोल्ड मेडल उन्होंने इसमें जीता है। अच्छा, इसी बात पे मेरे को बताओ सर, ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील से ही मिलता जुलता नाम है ब्राजील की कैपिटल का, बता सकते हैं सर ब्राजील की कैपिटल का क्या नाम है?
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल का नाम है ब्राजीलिया। ठीक है। कई लोग इसको रियो डी जेनेरियो लिख आते हैं एग्जाम में, है ना? तो ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट रियो डी जेनेरियो, इट इज ब्राजीलिया। चलिए सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस will take place in the CIDCO exhibition and convention center in नवी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया में महाराष्ट्र में मुंबई में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई है। ठीक है। तो वो कौन सा एडिशन था वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का? देखो, इंडिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ द स्पाइसेस। इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। हमारे देश में स्पाइसेस अच्छी खासी मात्रा में मिलती हैं। तो हम चाहते हैं कि सर स्पाइसेस को लेकर जो हम मार्केट है वो और अच्छा इंप्रूव करें। तो उसी के लिए ग्लोबल लेवल पे एक स्पाइस कांग्रेस कराई जा रही है, ताकि ऐसे लोग जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वो हमसे आके जुड़े, जो इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो इस फील्ड में आए, ताकि जो किसान स्पाइस उगा रहे हैं उनको भी फायदा हो। क्वेश्चन में था। कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए, गलती ना हो पिंकी जी ना। ओके, इस बार का तुक्का 12। करेक्ट आंसर इज 14। गलत हो गया सर तुक्का। करेक्ट आंसर इज 14। तो ये 14th एडिशन था वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। 1990 में ये आइडिया क्रिएट किया गया था, ताकि जो भी स्पाइसेस के इंपोर्टर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं वो मिलके आपस में एक प्लेटफॉर्म बनाएं, जहां पर वो इंटरेक्ट कर सकते हैं इस फील्ड में। ठीक है। और ये जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन है इसकी लीडरशिप रहती है बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो उसको डील करता है। ठीक है। इस बार का विजन था, इस बार की थीम थी विजन 2030 स्पाइसेस। स्पाइसेस की फुल फॉर्म बना दी सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। ठीक है। एज ए वेन्यू महाराष्ट्र को चुना गया, क्योंकि महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन इंडिया। टर्मरिक इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्पाइस। ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में स्पाइसेस मिलती हैं, केरला में स्पाइसेस आपको देखने को मिलेंगी। तो महाराष्ट्र में टर्मरिक का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है। ठीक है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टर्मरिक का महाराष्ट्र। और इसीलिए टर्मरिक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी वर्ल्ड लेवल की इस बार इंडिया में, उसको भी ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि अभी टर्मरिक को लेकर प्रधानमंत्री ने भी थोड़ा सा फोकस जताया है, और टर्मरिक को लेकर वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि सर इंडिया में बताओ टर्मरिक सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो टर्मरिक सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस हो रही है सर? महाराष्ट्र में हो रही है। अब देखो, क्वेश्चन अगर पूछ लिया टर्मरिक कहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि भैया क्रॉप्स की प्रोडक्शन पे सवाल आ रहे हैं, है ना? तो वो टर्मरिक छोड़ो, काली लौंग, पता नहीं हर एक एक स्पाइस का रटेंगे वो, उससे कोई फायदा नहीं है। टर्मरिक का उसने एक्सक्लूसिवली इसलिए पूछा क्योंकि टर्मरिक क्या है, न्यूज में है। ठीक है। टर्मरिक न्यूज में है, इसीलिए उठा के इसलिए पूछ लिया। अब टर्मरिक का पूछ लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी सबका याद करते फिर आप। ठीक है। टर्मरिक का स्पेशली इसलिए पूछा क्योंकि टर्मरिक की कॉन्फ्रेंस हुई है वो न्यूज में। तो महाराष्ट्र में ये वेन्यू चूज किया गया था। इंडिया में स्पाइसेस के रख रखाव के लिए, स्पाइसेस के ट्रेड को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने स्पेशली स्पाइसेस बोर्ड भी बना रखा है। ठीक है। ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 बनाया गया था। ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आपका बोर्ड आता है। तो जितना भी 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस है, ठीक है, भारत में शेड्यूल 52 स्पाइसेस लिस्टेड है, और उन 52 स्पाइसेस का एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का है। ठीक है। और उसके अलावा कार्डेमन का डेवलपमेंट, छोटी कार्डेमन एंड लार्ज कार्डेमन। स्मॉल कार्डेमन आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर की होती है,
और लार्ज कार्डेमन, बड़ी इलायची जो ब्लैक कलर की आपने देखी होगी, ठीक है, उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। इवन इन अरुणाचल इस चीज के प्रोडक्शन पे काफी फोकस किया जा रहा है। जैसे 2021 में ये चीज अरुणाचल में न्यूज में थी कि भैया जो कार्डेमन है उसका प्रोडक्शन अरुणाचल में बढ़ रहा है, तो कहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कार्डेमन स्पेसिफिकली क्यों पूछ लिया गया था, क्योंकि उस टाइम आप वहां के आपका जो सीएम थे उन्होंने कार्डेमन को लेकर काम किया था, उस पर पोस्ट वगैरह भी डाली थी, तो वहीं से वो डायरेक्ट क्वेश्चन कार्डेमन स्पेसिफिक बन गया था 2021 एलडीसी में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना सर, आप कहने को तो कह दो स्टैटिक का है कि भैया टर्मरिक का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे इन्फ्लुएंस कहाँ से हो रहे हैं क्वेश्चन, वो करंट अफेयर्स से हो रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स की वैल्यू है, इसीलिए करंट अफेयर्स के रेफरेंस में हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स को याद करते हैं, क्योंकि एक एक क्रॉप का प्रोडक्शन क्यों याद करना है सर आपको, जब आप देख रहे हो न्यूज में टर्मरिक है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को डील करिए। दोस्त साहब का मिलेट का खेती किया है, ठीक है, फिर तो पार्टी लीजिएगा आप दोस्त से। देखो अरुणाचल करंट अफेयर्स के लिए दो चीजें चल रही हैं, एक तो ये जो अपना नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है, इसमें भी अरुणाचल स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं, साथ ही साथ एक अलग से नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स हम बनवा रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ इस हफ्ते के एंड तक आई होप बहुत मतलब हमारा दो फैकल्टीज अलग अलग हमने उसी के लिए उनको अलॉट कर रखा है। आपका अगस्त, हाँ, अगस्त और सितंबर का भी जो नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द अक्टूबर का भी हम अवेलेबल करा देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स भी स्पेशली बनवाया जा रहा है, उसमें भी अरुणाचल का करंट अफेयर्स इंक्लूड होगा एक्सक्लूसिवली, ठीक है सर। हाँ, वीको टर्मरिक एड नहीं, वीको टर्मरिक एड तो हमें वैसे भी ध्यान रहता था, ये हमारा रेफरेंस होता था जब भी हम कोई मूवी देखने जाते थे थिएटर में, तो हमारा रेफरेंस होता था भैया इतना जल्दी पहुंच जाना है कि हमें वीको टर्मरिक का एड भी मिस नहीं करना है, पैसा दिया है पूरा है ना, तो एक मिनट भी मिस नहीं करेंगे। तो वीको टर्मरिक का एड आता था उस टाइम मूवी थिएटर्स में बहुत ज्यादा आता था, तो वो भी मिस नहीं करना होता था। चलिए सर, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 69, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 70, इन विच पोजीशन डिड नीरज चोपड़ा फिनिश इन द मेंस जैवलिन थ्रो, ठीक है। नीरज चोपड़ा का नाम तो अब याद हो ही गया होगा, जैवलिन थ्रो का ये खिलाड़ी है, द ग्रेट एथलीट ऑफ इंडिया एट द डायमंड लीग 2023, ठीक है। यूगेन ओरिगोन में आपका यूइन ओरिगोन में आपका डायमंड लीग 2023 का फाइनल चल रहा है, उसमें जैवलिन थ्रो इवेंट हुआ, उसमें नीरज चोपड़ा किस पोजीशन पे उतरे, नीरज चोपड़ा की क्या पोजीशन रही बताइए सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डायमंड लीग चल रहा था आपका उसमें, बताइए। हाँ, तो जहां पर सर सवाल आता है नीरज चोपड़ा का, तो वहां तो सर हमारे मन में जो तुक्का आएगा तो फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि वी बिलीव मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड वो पर्सन है। बट हाँ, डायमंड लीग में ही फिनिश्ड सेकंड, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा किस रैंक पे थे, सेकंड रैंक पे थे, ठीक है। नीरज चोपड़ा एंड सेकंड विद बेस्ट थ्रो ऑफ 83.8 मीटर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है इंडियन एक्सप्रेस की, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो डू लेट मी नो, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, है क्वेश्चन नंबर 71। देखो आगे ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस, इसी के मैं अभी बात कर रहा था, वेयर विल द ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस भी हेड, एक्चुअल में हो भी गई है। तो अभी आप ये बताओ जो ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई थी, ठीक है। ये सितंबर का है, अब तो हम अक्टूबर एंड कर रहे हैं, तो ये सवाल है कि ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस अभी कहाँ पर हुई थी, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। ये सर क्वेश्चन मतलब जिनका अभी तक खाता नहीं खुला है, एक भी सवाल नहीं सही हुआ है, वो इसको कर लें, ठीक है। अभी तक जिनका भी खाता नहीं खुला वो इसको अटेम्प्ट कर लें। पिंकी जी आप भी इसको ट्राई कर लीजिए, क्योंकि जस्ट अभी मैं इसका आंसर बता चुका हूँ, ठीक है, जस्ट अभी मैंने बताया है, ठीक है, कि ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, और इसको भी अगर गलत कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता सर, ठीक है, फिर तो आप
ध्यान करिए, यही है कि आप ध्यान नहीं, अगर नहीं सुन रहे हैं तो मुंबई में हुआ था सर, अभी मैं बात कर रहा था ना, टर्मरिक का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एनआईसीआर, एनआईसीआर क्या है, एनसीडीईएक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमोडिटी रिसर्च, ठीक है, एनसीडीईएक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमोडिटी रिसर्च एंड टेफ्ला, टेफ्लास, ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। पर्पस यही था कि सर एक कोलैबोरेशन किया जाए और टर्मरिक की क्वालिटी की अवेयरनेस लोगों को दी जाए। लोगों को पता चलना चाहिए कि सर सारी हल्दी एक जैसी नहीं होती है ना, अलग अलग ग्रेड्स की हल्दियां आती हैं, अलग अलग ग्रेड्स के अलग अलग तरीके होते हैं, क्या प्रैक्टिसेस होती है ना, आपका उसको किस तरह से मतलब टर्मरिक के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। मोटा माटी इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस है कि टर्मरिक के प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ किस तरह से इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का मोटिव क्या है, फार्मर्स की इनकम को डबल करना, ठीक है। तो अभी फार्मर्स प्रोड्यूस भी टर्मरिक काफी कर रहे हैं। तो डेटा के हिसाब से देखो तो महाराष्ट्र के 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट जो है सालाना, ठीक है, रफली अराउंड 25 लाख टन ऑफ टर्मरिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना हमारे पूरे देश का कंजप्शन है ना, उसका 50% ऑफ द जो प्रोडक्शन है हमारे पूरे कंट्री का कंजम्पशन का, वो 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र पे पूरा कर रहे हैं। तो आप सोचो किस लेवल पे ये प्रोडक्शन चल रहा है। और टर्मरिक इतनी कॉमन चीज है, हर घर में मिल जाएगी, हर घर में इसका यूज होता है। इवन स्पाइसेस में भी अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आपका स्पाइस है वो है टर्मरिक, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पस क्या है, देखो टर्मरिक में एक इंग्रेडिएंट होता है सरक्यूमिन, ठीक है। सरक्यूमिन क्या होता है, ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है टर्मरिक में। मतलब जो टर्मरिक को उसकी क्वालिटीज मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, सरक्यूमिन की वजह से मिलती है, ठीक है। तो पहले जो सरक्यूमिन का परसेंटेज था टर्मरिक के अंदर, अब महाराष्ट्र के जो किसान है उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो सरक्यूमिन का अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो टर्मरिक की क्वालिटी और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक एज अ मीडियम देखा जा रहा है ताकि वहां के जो किसान है उनकी प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये उसके लिए क्रिएट किया जा रहा है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। देखो ये चीज थी समझने वाली कि चल क्या रहा है। बाकी ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस इतना रखना है कि टर्मरिक को लेकर कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, मुंबई में हुई, और महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसर इन इंडिया, ठीक है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसर इन इंडिया, ये बात ध्यान रखिए। और ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, मुंबई में हुई, ये बात ध्यान रखिए। ये बातें आपको याद कर लेनी है। बाकी जो मैं आपको चीजें बताया वो सिर्फ और सिर्फ समझने के पर्पज से है ना, उनको रटना नहीं है, उनको लिखना नहीं है, उनको बस एक बार समझ के छोड़ देना है। एक बार अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना चीजों को लेकर जरूरी है। क्लियर है सर? तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो? हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तो प्योरली फैक्चुअल सवाल है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला 2021 ईयर के लिए? हु इज ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? वहीदा रहमान, शबाना आजमी, आशा पारेख जी, या दिलीप कुमार? ओके, बहुत बढ़िया पिंकी जी। तभी तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो अभी न्यूज में भी था। तो ये किसको मिला है सर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? देखो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मूवी इंडस्ट्री का इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड माना गया है, ठीक है। नेशनल अवार्ड में सब मूवी इंडस्ट्री वालों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ये। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज इंडिया हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन सिनेमा, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड जो हर साल दिए जाते हैं उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। और ये किसके नाम पे रखा गया है, दादा साहेब फाल्के के नाम पे बंद रखा गया है, जो इंडिया के फिल्म मेकर थे और जिन्होंने इंडिया की सबसे पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी। ऐसा नहीं कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी। और नाम याद होगा आपका, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। बचपन में रटाया जाता था स्कूल्स में कि हाँ इंडिया में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र।
ठीक है, तो उसको बनाया था दादा साहेब फाल्के ने 1913 में, सर, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। ये साइलेंट फिल्म थी, फर्स्ट साइलेंट फिल्म भी आप इसे कह सकते हो। इसमें ना ही कलर थे ना ही साउंड थी, है ना। उस टाइम इतना मतलब माइक्रोफोन्स डेवलप नहीं हुए थे। आज तब से कंपेयर करो, आज तो कितना कुछ आ गया है। मतलब आज तो अब हमारी गाड़ी ऑटो ट्यून पे पहुंच गई है, साउंड तो छोड़ो, है ना। तो आजकल तो हम लोगों को किसी से डायलॉग भी नहीं बुलवाने किसी की आवाज कॉपी करने के लिए, सिंपल एआई है। किसी पर्सन की आवाज उठा लो, डायलॉग उठा लो, आपको एग्जैक्टली साउंड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये किसने लिया है आपका अवार्ड? वहीदा रहमान ने। चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। Which state unveiled the 100 feet foot tall statue of oneness of Adi Shankaracharya at ओमकारेश्वर? देखो, ओमकारेश्वर नाम की एक जगह है, तो वहां पर आदि शंकराचार्य का स्टैचू बन रहा है। स्टैचू का नाम होगा स्टैचू ऑफ वननेस। जैसे सरदार पटेल के स्टैचू का नाम क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी। जाहिर सी बात, उन्होंने वननेस के लिए कुछ किया होगा, इसीलिए स्टैचू ऑफ वननेस उसका नाम है। जैसे सरदार पटेल ने पूरे देश को यूनाइट किया, तो उनके नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना। ठीक है, तो 108 फुट लंबा स्टैचू है। तो ये किस स्टेट में बन रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ओमकारेश्वर। देखो, ओमकारेश्वर की अगर हम बात करें, इट इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश। देखो, पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं सर? ज्योतिर्लिंग इज अ प्लेस जहां पर लॉर्ड शिवा प्रकट हुए हैं। ठीक है, लॉर्ड शिवा जहां पर प्रकट हुए हैं उस जगह को कहते हैं ज्योतिर्लिंग। तो पूरे देश में आपको 12 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं पूरे एरिया में। तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 2 ज्योतिर्लिंग है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलते हैं। एक आपको मिलेगा उज्जैन। उज्जैन में सुना होगा, एक महाकाल का मंदिर है बहुत बड़ा, तो वहां पर भी ज्योतिर्लिंग है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। आई थिंक ओमकारेश्वर कम्स अंडर खांडवी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये दोनों लोकेशन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है वो टूरिज्म में काफी डेवलप हो गया, लेकिन ओमकारेश्वर उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, वैसे करेक्ट आंसर कई लोग सोच रहे हो सकता है मैं नहीं समझ पाया हूँ, करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चाह रही है कि जिस लेवल पे उज्जैन में आपका टूरिज्म डेवलप हो गया है, रिलीजियस टूरिज्म, उसी लेवल का टूरिज्म आपका ओमकारेश्वर में भी डेवलप किया जाए। उसके लिए आदि शंकराचार्य का स्टैचू बनेगा, उसका उनका उधर म्यूजियम बनेगा उनकी फिलॉसफी से रिलेटेड। तो पूरा एक सेक्टर डेवलप किया जा रहा है वहां पर। ठीक है, एक वहां पर नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर में एक आइलैंड है, किसी को याद हो, मंदता ऐसी करके कुछ आइलैंड है, वहां पर ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, किसी को याद हो तो बताइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए भी है, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा, नहीं पता है तो सर्च कर लेना घर पे। अगर ये स्टेचू की हाइट है 108 फुट, तो इसी तरह बताइए जो इंडिया का हाईएस्ट स्टेचू, स्टेचू ऑफ यूनिटी, उसकी हाइट क्या है? स्टेचू ऑफ यूनिटी की हाइट कमेंट में बताइएगा अगर पता है तो। नहीं पता है तो गूगल करके याद कर लेना, पूछ करता है। तो आदि शंकराचार्य की सर अगर हम बात करें तो ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ दिस टाइम। तो 788 में उनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था जो आज का केरला है। ठीक है, आज का जो केरला है, एराविकुलम, एर्नाकुलम, आई थिंक ऐसी कुछ नाम है, केरला, आज के केरला में हुआ था। और उस टाइम का चेरा किंगडम हुआ करता था। ठीक है, आज का वो केरला कहलाता और उस टाइम में चेरा एम्पायर हुआ करता था 788 एडी में। ठीक है, तो पेरियार रिवर के किनारे सिचुएटेड एरिया है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। एक अर्ली एज में वो सन्यासी बन गए थे, अपना घर बार छोड़ दिया था, और कहा जाता है कि वो ओमकारेश्वर निकल गए थे। ओमकारेश्वर कौन था? उनके गुरु थे गोविंद भागवत पद जो है उनके गुरु, वो वहां पर रहते थे। वहां पर उन्होंने उनसे शिक्षा हासिल की, और उसके बाद उन्होंने एक नई फिलॉसफी दी, अद्वैत वेदांत, जो ऑलरेडी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस थे, जैसे बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, उसको चैलेंज करके अद्वैत वेदांता का कंसेप्ट लेके आए थे। उससे पहले द्विवेद का कंसेप्ट चलता था। ठीक है, अद्वैत से पहले द्विवेद का कंसेप्ट चलता था। अब सर ये अद्वैत और द्विवेद है क्या? तो देखो, है तो वैसे बहुत ही मतलब डिटेल वाली चीज है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इनका मतलब समझा देता हूँ। तो पहले चलता था द्विवेद का कंसेप्ट, और आदि शंकराचार्य कौन सा कंसेप्ट लेके आए थे? अद्वैत का कंसेप्ट। द्विवेद का मतलब है डबल, डुअल। अद्वैत का मतलब है यूनिट, यानी सिंगल। तो द्विवेद में क्या होता था? द्विवेद फिलॉसफी मानती थी कि जो आपकी आत्मा है, ठीक है, यदि आपकी आत्मा, आपका प्राण,
ठीक है, आपकी सोल। और दूसरा जो ब्रह्म है, या इंग्लिश में कंफ्यूज हो रहे हो, हिंदी में कंफ्यूज हो रहे हो, तो हिंदी में इंग्लिश में लिख देते साउल और यूनिवर्स। तो द्विवेद फिलॉसफी मानती थी कि साउल और यूनिवर्स अलग अलग है, आत्मा अलग है, और जो ब्रह्मा है, ब्रह्मांड, वो अलग है। लेकिन आदि शंकराचार्य ने कहा ऐसा नहीं है सर, जो हमारी सोल है और जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मा है, वो एक ही है। ठीक है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। अब बाकी सर इसका क्या मतलब है, अलग है एक है, तो ये बहुत डिटेल वाली चीजें हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर में अगर आप इंटरेस्ट हो या फिलोसफी में इंटरेस्ट हो तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये वेदांता की फिलोसफी, बस इतना बता दिया कि हाँ एक बेसिक आइडिया रहे कि हाँ अद्वैत फिलोसफी क्या है, द्विवेद फिलोसफी क्या है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदि शंकराचार्य किस फिलोसफी से बिलोंग करते थे, तो वो क्वेश्चन आपका बन जाए, उतना मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य ने कौन सी फिलोसफी दी थी, अद्वैत फिलोसफी दी थी। फिर वो अपने टाइम में कई स्पिरिचुअल सेंटर्स जाएंगे, जैसे तमिलनाडु में कांची था, ठीक है, तमिलनाडु में कांची था। उसके बाद आपका आसाम में कामरूप, और कश्मीर भी गए थे, केदार भी गए थे उत्तराखंड में, और केदार और बद्री धाम में उत्तराखंड, वहां भी गए थे। श्रृंगेरी, उज्जैन, काशी, पुरी, जोशीमठ, ये कुछ स्पिरिचुअल सेंटर्स थे जहां पर उन्होंने विजिट किया था। कई सारे उन्होंने अपने किताबें लिखी हैं, उपनिषद लिखे हैं, उपनिषद पे कमेंट्री लिखी है, ठीक है, ब्रह्मसूत्र पे लिखी है, गीता पे कमेंट्री लिखी है, तो काफी ज्यादा एक फिलोसफिकल वर्क उन्होंने दिया है। और उनका योगदान इसमें भी माना जाता है, मतलब सिग्निफिकेंस इसलिए भी माना जाता है क्योंकि 788 एडी जब उनका जन्म हुआ ना, 788 से 820, तो इस टाइम बुद्धिज्म और जैनिज्म भी प्रॉस्पर होने लगे थे, क्योंकि 500 बीसी में बुद्धिज्म जैनिज्म आपका शुरू हुए हैं एक तरीके से। और इस टाइम तक आते आते काफी हद तक बुद्धिज्म जैनिज्म का इन्फ्लुएंस आपको इंडिया में देखने को मिलता है। तो उसको भी उन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया था, और अपनी इस फिलोसफी से, अद्वैत वेदांता की फिलोसफी से, ठीक है। तो ये फिलोसफी मेनली ध्यान रखना किसकी है, आदि शंकराचार्य की। क्वेश्चन ऐसे बना सकता है आराम से कि आदि शंकराचार्य की फिलोसफी क्या थी, अद्वैत वेदांता, द्विवेद वेदांता, तो दो तीन ऑप्शन और दे देगा। तो अद्वैत वेदांत वर्ड याद रखना, आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है, ठीक है सर। उनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या है, गोविंद भागवत पद। वो ओमकारेश्वर में रहते थे, तो उन्हीं से गाइडेंस लेने वो ओमकारेश्वर गए थे, इसीलिए ओमकारेश्वर में उनका स्टैचू बनेगा, ठीक है। और वहाँ कहा जाता है कि ओमकारेश्वर में जो मंदिर है उसके नीचे गुफा है, उसमें आपके जो गुरु हैं वो रहा करते थे, ठीक है। चलिए सर, तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल बात हो गई। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है तो सर गिव मी अ थम्स अप, कोई डाउट होने से बताइए। फिर इसके आगे के क्वेश्चन सर हम लोग क्या है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब टाइम भी हो गया, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग फिर सर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट पीएससी का व्हाट्सएप चैनल है, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो जितने भी अपडेट आती रहती हैं, जो भी हमारा लाइव फ्री क्लास हो रहा है या जो भी हम कंटेंट मटेरियल शेयर कर रहे हैं, तो वो सारा जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का व्हाट्सएप चैनल है उसमें अपलोड हो जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल से खास बात ये भी है कि अगर आप बाद में भी ऐड करोगे तो पहले जो कुछ डिलीवर किया गया वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ये चैनल सर्च कर लेना, आई थिंक मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, 9990784642, ठीक है। वहां पर आपको ये सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। उस चैनल पे करंट अफेयर्स का सारा पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है सर। चलिए फिर इसके आगे फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए शब्बक है, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।